Hello everyone. We are still continuing our chapter that is forms of organization, and today we will start our new topic that is joint stock company. So first of all, what is joint stock company? It is a company is an association of person formed for carrying out business activities and has a legal status independent of its members. मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी एक सिंपल कंपनी होती है जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी करती है, चलाती है, एंड उसका एक लीगल स्टेटस होता है, मतलब रजिस्टर्ड होती है. अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी. जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और जॉइंट हिंदू फैमिली. ठीक है, तो ये इन टॉपिक्स में क्या होता है कि जो कंपनी है और जो चला रहा है आदमी वो एक ही माना जाता है, सिंगल आइडेंटिटी मानी जाती है. लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसमें सेपरेट आइडेंटिटी होती है, मतलब ओनर की आइडेंटिटी अलग होगी और कंपनी की आइडेंटिटी अलग होगी, और कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है. ठीक है, perpetual succession and a common seal. The company form of organization is governed by the Companies Act 2013. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलती है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है. दैट इज़ द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़े. द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर्स मतलब जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है उस कंपनी में, वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, वो ओनर्स होते हैं कंपनी के. ठीक है, वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज़ द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स. और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंट होते हैं वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं उनको. ठीक है, वो उनका काम क्या होता है, कंपनी को चलाना. शेयर होल्डर का काम होता है पैसे इन्वेस्ट करना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है सारी चीज़ें मैनेज करना, मतलब कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना. क्लियर है. अगर हम इसके फीचर्स की बात करें जॉइंट स्टॉक कंपनी की, फर्स्ट है आपका आर्टिफिशियल पर्सन. ऑब्वियसली मैंने अभी बताया आपको, अ कंपनी इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ. लॉ ने उस कंपनी को बनाया है एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स. तो वो अपने मेंबर से इंडिपेंडेंट है, उसके अंडर काम नहीं कर रहा. लाइक नेचुरल पर्सनस, अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, incur debt, borrow money, enter into contracts, sue and be sued, but unlike them it cannot breathe, eat, run, talk and so on. ठीक है, तो एक नॉर्मल पर्सन के जैसे ही है, कंपनी को माना जाता है. वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, वो किसी से मनी बोरो कर सकता है अपनी कंपनी के नाम से. ठीक है, किसी पे केस कर सकता है. ठीक है, लेकिन वो खा नहीं सकता, भाग नहीं सकता, बात नहीं कर सकता. तो क्या है, वो कंपनी आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोला गया उसे. ठीक है, उस कंपनी के नाम से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं. हम बोरो मनी कर सकते हैं, हम अपनी कंपनी के लिए प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, किसी को वो कंपनी के नाम से केस कर सकता है, लेकिन क्या है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है. सेकेंड है सेपरेट लीगल एंटिटी. ये भी अभी ऊपर पढ़ा आपने. फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, मतलब जब उसको रजिस्टर्ड किया जाता है. ठीक है, तो उसकी खुद की एक आइडेंटिटी हो जाती है कंपनी की, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. ठीक है, मतलब अपने मेंबर से अलग. इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर्स. उसके जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में. ठीक है, जितने भी एसेट्स मतलब जितनी चाहे वो लैंड हो गया, चाहे बिल्डिंग हो गई, चाहे वो फर्नीचर हो गया, वो सारी चीज़ें और जितना भी खर्चा होता है वो ओनर से अलग होता है. थर्ड है आपका फॉर्मेशन. फॉर्मेशन मतलब इसको स्टैब्लिश कैसे किया जाता है. द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है. ठीक है, मतलब मनी बहुत ज़्यादा लगती है, एज वेल एज़ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. It involves the preparation of several documents and compliance with several legal requirements before it can start functioning. ठीक है, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ये फंक्शनिंग मतलब स्टार्ट होता है या काम करता है. फोर्थ है आपका perpetual succession. A company being a creation of the law can be brought to an end only by law.
ठीक है, बनाएगा भी लॉ और उसको बंद भी लॉ ही करेगा। इट विल ओनली सीज टू एग्जिस्ट व्हेन अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इट्स क्लोजर कॉल्ड वाइंडिंग अप इज़ कंप्लीटेड, ठीक है। और ये बंद तभी होता है जब एक प्रोसीजर कहलाता है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब बंद करना बिजनेस को, वो कंप्लीट हो जाए। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी कंटिन्यूज़ टू एग्जिट, मतलब जब तक लॉ नहीं चाहेगी तब तक वो बंद नहीं हो सकता, ठीक है। मेंबर्स आते और जाते रहेंगे लेकिन उसे कंटिन्यू करना है। फिफ्थ है आपका कंट्रोल। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज़ अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच अपॉइंट्स द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, जितना भी कंट्रोल होता है या मैनेज होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, जो कि मैंने क्या बताया था, कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स, ठीक है। ऑफिशियल्स फॉर रनिंग द बिजनेस, ताकि डे टू डे एक्टिविटी होती रहे। The directors hold a position of immense significance as they are directly accountable to the shareholders, मतलब उन्हें सारा काम अपना आफ्टर पर्टिकुलर ईयर के बाद सब कुछ शेयर होल्डर्स को शो करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आगे नुकसान होगा तो शेयर होल्डर को होगा, इसलिए सारी चीज़ें उन्हें शेयर होल्डर को बतानी पड़ती हैं। सिक्स्थ है आपका लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन अ कंपनी। द क्रेडिटर कैन यूज ओनली द एसेट ऑफ द कंपनी टू सेटल देयर क्लेम्स सिंस इट इज़ द कंपनी एंड नॉट द मेंबर्स दैट ओज द डेप्ट, ठीक है। मतलब सारी लायबिलिटी, जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और क्रेडिटर को सिर्फ कंपनी के एसेट से ही काम चलाना पड़ता है जब उनका डेप्ट क्लियर नहीं होगा। सेवेंथ है आपका कॉमन सील। द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ, ठीक है। अपना नाम तो कंपनी खुद से नहीं लिखेगी ना, क्योंकि वो आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। तो उसकी खुद की एक सील होती है जो कि अगर जहाँ पे लग जाए तो मतलब एक तरीके से माना जाता है कि वो कंपनी ने खुद लगाई है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रिस्क बेयरिंग। द रिस्क ऑफ लॉसेज इन अ कंपनी इज़ बॉर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स, मतलब सारे शेयर होल्डर्स जितने होंगे वो रिस्क को हैंडल करेंगे, ठीक है। दिस इज़ अनलाइक द केस ऑफ सोल, मतलब बाकी होगी जैसे कि पार्टनरशिप फर्म हो गया जहाँ पे एक या दो पर्सन्स पूरे लॉसेस को बियर करते हैं। यहाँ पे जो रिस्क ऑफ लॉसेस होगा जितने मेंबर्स होंगे, जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे वो करेंगे। नेक्स्ट है आपका मैरिट्स। मैरिट्स फर्स्ट बेनिफिट क्या है अभी बताया था आपको, दैट इज़ जो भी शेयर होल्डर होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो उतनी होती है जितना वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ठीक है। बाकी जितना भी अगर बाई चांस नहीं हो पाता है उनसे डेप्ट क्लियर तो कंपनी के एसेट्स वो आसानी से बेच सकते हैं। सेकेंड है आपका ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। द ईज़ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मतलब मुझे अब ओनर नहीं बनना है, मैं किसी और को बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या है वो अपना ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, मैं अपने से जिसको बनाना चाहती हूँ ओनर उस पे अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, ठीक है। थर्ड है आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, इंसॉल्वेंसी और इंसानिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब किसी भी मेंबर रिटायरमेंट हो जाता है, किसी वजह से कुछ हो जाता है मेंबर्स को, तो क्या है कंपनी बंद नहीं होगी, वो स्टिल क्या है रन करती रहेगी, चलती रहेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को। फोर्थ है आपका स्कोप फॉर एक्सपेंशन। Compared to the sole proprietorship and partnership forms of organization, and company has large financial resources, क्योंकि जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि हम रिच होते हैं, ठीक है। तो उनके जो रिसोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं और जिसकी वजह से हम अपने बिज़नेस को और एक्सपैंड कर सकते हैं। फिफ्थ है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि अगर बाई चांस शेयर होल्डर्स को इतना नॉलेज नहीं है लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे रखते हैं, ऐसे लोगों को रखते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो क्या होगा, वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा, वो हर चीज़ अपने स्किल और एबिलिटी है। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। अभी मैंने जब इसकी फ़ीचर्स हुए थे तो उसमें बताया था कि जो फॉर्मेशन होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग आसानी से खोलते नहीं हैं कि इतना, मतलब एक तरीके से कि कौन ओपन करेगा जब इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की बात कर लें, ठीक है। सेकेंड है आपका लैक ऑफ सीक्रेसी।
क्योंकि द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स ईच पब्लिक कंपनी टू प्रोवाइड फॉर टाइम टू टाइम अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर्ड कर रखी है अपनी कंपनी कंपनीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन होती है या साल की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो रजिस्टर करवानी पड़ती है। और जहाँ पे आप रजिस्टर करवाओगे अपनी इन्फॉर्मेशन तो जितने भी सीक्रेट्स होंगे वो डिस्क्लोज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंटेन नहीं कर सकते कि पूरी कंप्लीट सीक्रेसी हो, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशंस लिखवानी पड़ती है, रजिस्टर करवानी पड़ती है। थर्ड है आपका इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू सिचुएशन इन विच देयर इज़ लैक ऑफ एफर्ट एज वेल एज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी। द लार्ज साइज ऑफ कंपनी फर्दर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द ओनर्स एंड टॉप मैनेजमेंट टू मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स। क्योंकि यहाँ पे अभी बताया था मैंने कि ओनरशिप अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है। तो ओनरशिप को अगर ओनर अपने एम्प्लॉयज़ से बात करना चाहता है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इतना अच्छे से वो मेंटेन नहीं कर पाता वो रिलेशन, क्योंकि हर चीज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल रहे हैं, लेकिन जो ओनर है वो मिलता ही नहीं है, ठीक है। अपने क्रेडिटर जिससे उसने लोन लिया है, ठीक है, उससे नहीं मिलता है। तो क्या है यहाँ पे इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट हो जाता है, क्योंकि ओनर को कुछ पता ही नहीं होता है कि उसके अंडर कितने काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं या क्या ज़रूरत है। ऐसे से बस वो पैसे इन्वेस्ट करता है उसमें, लेकिन चलाते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। फोर्थ है न्यूमरस रेगुलेशंस। द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी इज सब्जेक्ट टू मेनी लीगल प्रोविजंस एंड कंपल्शंस। Companies in respect of aspects including audit, voting, filing of reports and preparation of document, and is required to obtain various certificates from different agencies, ठीक है। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश हुआ है कि वो फॉलो करते करते वो थक जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से उसका जो फ्रीडम है वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम भी लग रहा है, उसके लिए अलग से लोग भी चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, मनी भी चाहिए, तो वो क्या है बहुत एग्जॉस्ट फील करने लगता है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, डिले इन डिसीजन मेकिंग। कंपनीज आर डेमोक्रेटिकली मैनेज थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच इज़ फॉलोड बाय द टॉप मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं लेकिन उसको मतलब टॉप मैनेजमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो कर रहे हैं, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन एज वेल अप्रूवल ऑफ वेरियस में कॉज डिलेज नॉट ओनली इन टेकिंग डिसीजन बट ऑल्सो इन एक्टिंग अपॉन देम, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स कुछ बात अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने जर्नल मैनेजर को बताता है, जर्नल मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। तो क्या है डिसीजन मेकिंग बहुत डीले हो जाती है। ऑलिगेरिक मैनेजमेंट। Company is a democratic institution wherein the board of directors are representatives of the shareholders who are the owners. In practice, however, in most large-sized organizations having a multitude of shareholders, the owner have minimum influence in terms of controlling or running the business, ठीक है। जहाँ पे shareholders 2-3 होते हैं और board of directors 7-8 होते हैं, तो क्या है influence हो जाता है shareholders के ऊपर। Then it is because the shareholders are spread all over the country and a very small percentage attend the journal meetings. वो मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं शेयर होल्डर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंजॉय करते हैं फ्रीडम, वो अपने हिसाब से कंपनी को चलाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। देयर मे बी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। द एम्प्लॉयज़ फॉर एग्जाम्पल मे बी इंटरेस्टेड इन हायर सैलरीज, कंज्यूमर डिज़ायर्स हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड लोअर प्राइस, एंड द शेयर होल्डर वॉन्ट हायर रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड इंक्रीज इन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। मतलब हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग है। एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि हमारी सैलरी बढ़े, शेयर होल्डर को चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट हमें अच्छे रेट्स में मिले, और कंज्यूमर्स को चाहिए कि हमें अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। तो इतने सारे डिमांड्स की वजह से कंपनी को मैनेज करना क्या है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है। एक पर्टिकुलर गोल नहीं है कंपनी का कि सबको उसी की
सिर्फ उसी गोल लेके इंडिविजुअल गोल है, जो कि क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा व्हाट इज़ अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट्स फीचर्स, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।